तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए क्लास 10th मैथ के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ खुद से और अपने खुद से और एक के पहाड़े से कटे। जैसे हमारी देखिए 15 है। चलिए चेक करते हैं 15 कैसे अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 15 देखिए 5 के पहाड़े में आ जाते, 5 के यहाँ 15, 5 के पहाड़े में आ गई, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? तो ये एक भाज्य संख्या है। आगे 16 किसके 2 के पहाड़े में आ गया, 2 अट्ठे 16। 25 है, 25 किसके 5 के पहाड़े में आ गया, 25 25, यानी ये भी नहीं रह गया। बचा ऑप्शन डी, यानी ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। 29 जो है वो या तो 29 के पहाड़े में आएगा या फिर एक से कटेगा, बस यही हमारा है। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। चलिए इसे चेक करते हैं। एक वृत्त, तो हमने एक वृत्त बना लिया। एक वृत्त के व्यास, तो हमने एक व्यास बना लिया। के सिरों पर, एक हमारा ये सिरा होगा और एक हमारा ये सिरा होगा। सिरों पर खींची गई, अब इस पे खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं, तो हमने समांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी। समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। अब ये कितनी संख्याएं हैं? तो एक ही कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होगी? जिसपे अंडर नहीं होना चाहिए, तो सभी पे अंडर लगा। जिससे अंडर हट गया भाई हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो अंडर 10 है, इसे अगर हम तोड़ें यानी इसका एलसीएम निकालें, क्या होगा? 2 गुणे 5 हो जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अंडर लगा है यानी ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। आगे 24, इसे चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 24 कितना हुआ? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। कितना आया? देखिए 2 का जोड़ा बन गया, यानी 2 हमारा बाहर आ गया। और इधर देखिए जोड़ा बना नहीं, यानी 2 गुणे 3 अंदर ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 अंडरूट 6, अंडरूट अभी भी है यानी ये भी नहीं है। 35, 35 को अगर हम एलसीएम निकालें कितना होगा? कितना हो जाएगा जाके हमारा? तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35। इससे आगे कुछ नहीं होगा। आगे देखिए अंडरूट 121, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो चलिए देखते हैं। 11 से कटेगा, 11 एकम 11, सॉरी 121 है। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, एक बचा इधर आ, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, यानी कितना आ गया? अंडर रूट में 11 गुणे 11 जोड़ा बन गया हमारा, 11 बाहर आ गए। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इस पे अंडर रूट नहीं लगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है एक रैखिक बहुपति की घात है। रैखिक बहुपति की घात कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैखिक बहुपति की घात कितनी होती है? एक होती है। रैखिक बहुपति की घात पूछ ली जाए तो जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होती है? एक होती है, वो रैखिक बहुपद होता है। आगे देखिए क्या है हमारा 2। जब हमारी द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो 2 होती है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि द्विघात बहुपद में कितनी होगी घात? 2 होगी। सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होगी? तो 3 होगी। सबसे बड़ी घात पूरे समीकरण में यानी पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो वो हमारी त्रिघात बहुपद हो जाएगी। लिखा भी है कि रैखिक बहुपद की घात 1, द्विघात बहुपद की घात 2 और त्रिघात बहुपद की घात सबसे बड़ी घात क्या होती है? तो 3 होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे जब। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे जब डी का मान 0 से छोटा होगा, डी का मान 0 के बराबर होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा। तो चलिए बताइए मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान कब होंगे? वास्तविक और असमान मूल तब होंगे जब हमारा डी का मान 0 से बड़ा होगा। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे अगर मूल कैसे हम वास्तविक और बराबर होंगे, असमान की जगह पे बराबर होंगे, मूल कैसे हम वास्तविक और बराबर होंगे, तब हमारा डी का मान 0 के बराबर होगा। वहीं पे अगर मूल कैसे होंगे? काल्पनिक हो तो डी का मान 0 से छोटा होगा, यानी डी का मान माइनस में आएगा। ये हमारी 3 कंडीशन थी, तीनों हमने आपको बता दी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, यानी कितनी विषम संख्या हो सकती हैं। इसमें एक तो हम क्या कर सकते हैं? समांतर श्रेणी से इसे हल कर सकते हैं। और दूसरा एक ट्रिक क्या है? देखिए 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, यानी कितनी विषम संख्याएं हैं। देखिए दो संख्याएं होती हैं, विषम संख्या और सम संख्या। जैसे हमारी 1 2 3 4। अब देखिए इसमें
एक कैसे विषम संख्या है, दो कैसे सम संख्या है, तीन कैसे विषम संख्या, चार कैसे सम संख्या, पांच कैसे विषम संख्या, छह कैसे सम संख्या। यानी एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक सम एक विषम, एक सम एक एक विषम। यानी हम अब देखिए यही ट्रिक थी। आधी जैसे 50 है तो 50 में आधी विषम संख्या हो जाएंगी, आधी सम संख्या हो जाएंगी। 100 हो गई तो 100 में कितनी, आधी सम संख्या आधी विषम संख्या है। तो हमें 50 से पूछिए 50 के बीच विषम संख्याएं किस संख्या है, तो हमें क्या करना है, 50 को आधा कर देना है। 50 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 25 हमारी विषम संख्याएं होंगी और 25 ही हमारी सम संख्या होंगी। हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी कितनी है। देखिए हमसे क्या पूछेगा, बाई अक्ष से कितनी दूरी कितनी है, हमसे बाई अक्ष को कहा गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो आंसर है वो एक्स का है और दूसरा मान है वो बाई का है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी हमसे बाई अक्ष से दूरी कहा जाए तो हमें एक्स वाला मान बता देना है, और अगर हमसे एक्स अक्ष से दूरी कह दी गई तो हमें बाई वाला मान बता देना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो बाई एक्सिस से दूरी कितनी है, हमसे बाई एक्सिस से कहा गया, हम एक्स वाला मान बता देंगे। कितना है एक्स वाला मान, 7 है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाई एक्सिस से दूरी कितनी है तो 7 है। अगर हम कहते हैं एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है तो कितनी है, 3 है। बस यही आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म हैं। युग्म का कोई हल नहीं है, अनेक हल, दो हल या फिर केवल एक हल होगा। तो दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं तब रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। तो देखिए रेखाएं हमारी कैसे हैं, प्रतिच्छेदी हैं, आलेख कैसे हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमारे जो हल हैं वो केवल एक हल होगा। प्रतिच्छेद करते हैं यानी एक जगह पे छूते हैं, जब एक जगह पे छू रहे हैं तो इनका हल है वो भी एक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं किस तरह की को होती हैं, तो वो इस तरह के होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे वो प्रतिच्छेद करेंगे यानी छुएंगे। जब एक जगह पे छुएंगे तो उनका हल कैसा होगा, एक ही हल होगा। समीकरण कैसा होगा, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होगा B1/B2 के, और रेखाएं कैसे संगत होंगी। आगे देखिए समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, समांतर इस तरह की। अब देखिए ये कहीं पे भी नहीं छू रही हैं यानी इनका कोई हल नहीं होगा। जहां जहां पे छूएंगे वहीं वहीं पे हल होगा, कहीं पे नहीं छुई यानी कोई भी हल नहीं आया। समीकरण क्या होगा, तो A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2 के। रेखाएं कैसी होंगी, असंगत रेखाएं होंगी। आगे देखिए तीसरी रेखा संपाती रेखा, ये कैसी होती है, जैसे हमारी एक ये रेखा खींची है, इसी के ऊपर से पूरी खिंच जाएगी दूसरी रेखा। ये देखिए बहुत ही जगह पे छू रही है, यहाँ पे छू रही, 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 हर जगह पे छू रही, यानी इसके अनेक हल होंगे जाके। रेखा कैसी हो, सॉरी समीकरण कैसा होगा, तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। और कैसे होंगे, संगत रेखाएं होंगी। ध्यान रखना है, यहाँ से एक MCQ जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, परिणाम कितने बनेंगे, परिणाम हमारे टोटल 6 बनेंगे। कौन कौन से, तो चलिए लिखते हैं। तो पासे में कितनी होती है, एक आ सकता है, हमने पासा फेंका, एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। इससे ज्यादा संख्या नहीं आती। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या, अब इसमें से हमें अभाज्य संख्या चुननी है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो एक को कभी भी नहीं लेना है। एक हमारी ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो दो हमारी कैसे अभाज्य संख्या है, तीन हमारी अभाज्य संख्या है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े से और एक के पहाड़े से कटे। तो हमारा दो हो गई, तीन हो गई और हमारी पांच जो है वो अभाज्य संख्या हो गई। यानी हमारी अभाज्य संख्या कितनी निकली, टोटल तीन अभाज्य संख्या निकली। और हमारे कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे 6 हैं। सूत्र हमारे क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हमारे 3 हैं और बटे में कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। बस हमें काट देना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। प्रायिकता पढ़ी हो, आपको सूत्र पता होगा। तो कितना आया आंसर, 1/2 आया। 1/2 किसमें, डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है तो माध्य, माध्यक, बहुलक या फिर ये सभी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो वो माध्य भी होती है, माध्यक भी होती है और बहुलक भी होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, युग्म यानी जोड़ा है, तो युग्म यानी जोड़ा है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा, यानी इसे संकेतों में व्यक्त करना है, यानी इस तरीके से इन्हें लिखना है। तो लिखने का सही तरीका कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के, यानी ए बी सी क्या होगा, समरूप होगा डीईएफ के, डीईएफ के। देखिए समरूप किस तरीके से करेंगे, देखिए हमें कोण कौन सा बी पता है कितना है 30 डिग्री है, इधर कोण डी बता है कितना है 30 डिग्री है, यानी हमें बी और डी को बराबर स्थान पर रखना है। देखिए बी इसमें कहाँ पे बीच में है, तो इधर डी भी बीच में होना चाहिए, तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें भी बी बीच में, इधर तो डी कितने में साइड में हुआ, बीच में होना चाहिए, इधर बी बीच में, यानी डी भी इधर बीच में होना चाहिए, जो कि है, यानी हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सारणी का बहुलक वर्ग है, सारणी का बहुलक वर्ग है, बताइए कौन सा है। तो हमारा इतना वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई, इसमें हमें बहुलक वर्ग पूछा गया। तो देखिए हमारा बहुलक क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी बहुलक हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, तो 19 है, ये हमारी क्या हो गई, बहुलक हो गई। लेकिन हमसे बहुलक वर्ग पूछा गया, बहुलक का वर्ग, तो बहुलक का वर्ग कितना है, 15 और 20 है। अगर हमसे बहुलक पूछा गया तो 19 हो जाएगा, बहुलक का वर्ग पूछा गया तो 15 और 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 के, है, तब समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 निकाय का कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है या फिर अनेक हल है। तो हमने ये बताया था कि ये समीकरण कब होगी, जब हम ये समीकरण कब होगी, जब हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए कहाँ पे गई हमारी, ऊपरी होगी कहीं पे, ये रही। देखिए हमारा क्या था, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 को, तब क्या होगा, हमारा कोई हल नहीं होगा। और ये भी पूछा जाइए, देखा कैसे हो, तो असंगत हो गई या फिर क्या, ये किस प्रकार की रेखाएं, तो कैसी हैं, तो समांतर रेखाएं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए हमने क्या की थी, तीनों रेखाएं लिख दी थी। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। 14वां क्वेश्चन है, वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर, तो वृत्त हमने बना लिया, वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु हमारा ये हो गया, बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो हमने एक ये खींच दी, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, दूसरी हमने ये खींच दी। देखिए अंदर से चलिए, चलिए फिर से खींचते हैं। तो दूसरी हमने ये खींच ली, ये कहाँ, यहाँ पे स्पर्श कर रही है। तो हमने कितनी खींची, एक और एक दो, सिर्फ हमने दो ही स्पर्श रेखा खींची। अगर इससे अलावा कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे देखिए ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ये हमारी एक तरफ से गई दूसरी तरफ से बाहर निकल गई, ये हमारी स्पर्श रेखा नहीं थी। हमारी कितनी, दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमारे बिंदु से एक ये खींची और एक ये खींची, सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हमें बताना है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या हमें बताना है, अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी गलती हो गई, अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी इनमें अपरिमेय संख्या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए अगर हमारा 21 है, इसे हम तोड़े तो 3 सत्ते 21 कितना है, 3 गुणे 7 है। कुछ भी बाहर निकला अंडरूट में है, अंडरूट में ही रहा। नीचे कितना 35, तीन, सॉरी 5 और गुणे में 7, 5 सत्ते 35, इसमें कुछ बाहर निकला नहीं निकला है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। आगे देखिए 64 और बटे में 81, इसे अगर हम तोड़ें तो 8 अट्टे 64, 8 गुणे 8 और बटे में कितना है 9 नेम 81, 9 गुणे 9 कितना आ गया, इधर 8 हमारा बाहर आ गया, इधर अंडरूट चल रहा था, जोड़ा बन गया 8 बाहर आ गया, 9 का जोड़ा बना 9 बाहर आ गया, यानी ऑप्शन ए हम बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे चेक करते हैं सी को। देखिए दो अंडर रूट में है, इससे का कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। 6 अंडर रूट में है, इसे अगर हम करें तो क्या 2 गुणे 3, लेकिन कुछ किसी का जोड़ा बना नहीं बना, कुछ बाहर आया नहीं आया, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। कितना 8 अट्टे 64, 9 नेम 81, 8 बटे 9 हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है।
तो देखिए बहुपद नहीं है, वो कौन होगा? चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए माइनस के साथ, ऑप्शन बी है अंडरूट बाय सॉरी बाई स्क्वायर प्लस अंडरूट 2, सी है 3 √x। बस यहीं पे इन्होंने गलती कर दी। देखिए जब भी बहुपद की बात चले तो बहुपद में मेन चीज क्या होती है? एक्स बाई ही होते हैं, और उन्हें आप अंडरूट में नहीं रख सकते। अगर आपने अंडरूट में कर दिया तो वो बहुपद नहीं रह जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक्स है वो अंडरवुड में है, जो कि असंभव है। बहुपद में कभी भी अंडरवुड में एक्स या फिर बाई नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5, यानी n का मान कितना होगा? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब अंडरूट n है, तब हमें अंडरूट n का मान बताना है। तो चलिए इसे मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो अंडरूट n की जगह पे हमने क्या रख दिया? हमने आपको शुरू में बताया कि n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n का मान आपकी हमने 1 रख दिया, देख सकते हैं, क्योंकि n का मान 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो क्या, 1 गुणे में 1 यानी कितना आ गया? 1 आ गया। हमारा अंडरूट खत्म हो गया। कैसी संख्या है ये? एक परिमेय भी संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है। अब हम क्या करते हैं, अब की हम n का मान 2 रख लेते हैं। अंडरूट में n था, n का मान अब की हमने क्या किया? 2 रख लिया। इसे अगर हम तोड़ें कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा है ऐसे ही रहेगा। यानी पहले हमारा 1 आया था, अब की अंडरूट 2 हो गया। अब की एक बार और रख के देख लेते हैं। अब की हमने 3 रख दिया। इसे जब हमने, इसे भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी ऐसे के ऐसे रहेगा। अगर हमने 4 रख लिया तो ये आगे बढ़ सकता है। 2 गुणे 2 कितना हो गया? 2 गुणे 2 जोड़ा बन गया, 2 हमारा बाहर आ गया। तो हमारा देखिए प्राकृतिक संख्या यानी परिमेय संख्या भी आए और अंडरवुड में भी संख्या आई। तो चलिए अब ऑप्शन कौन सा होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं। देखिए हमारा कितना था? जब हमने अंडरवुड 2 रखा था तो हमारा ऐसे ही रखा था, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए कभी प्राकृतिक संख्या हमारी, देखिए 1 आई थी और 2 आया था। जब हमने 4 रखा था तो 2 आया था, 1 रखा था 1 आया था, जो कि प्राकृतिक संख्या थी। कभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आई थी। जब हमने 2 रखा था तो 2 अंडरूट में 2 था, 3 रखा था अंडरूट में 3 था, तो हमारी अपरिमेय संख्या थी। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इनमें हमें कैसी परिमेय संख्या बतानी है? तो परिमेय संख्या अंडरूट में नहीं होनी चाहिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था। तो अंडरूट 3 है, ये इसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। आगे चलिए देखें, तो 4 प्लस अंडरूट 5, इसमें अंडरूट 5 है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, यानी ये भी गलत हो गया। अंडरूट 6, इसे क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 3, लेकिन इसमें कुछ आगे नहीं कर सकते। इसमें अंडरूट से बाहर निकला नहीं निकला, यानी ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन बी। ये तो इसी तरह से, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गए, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब इसे भी चेक करते हैं। देखिए हमारा क्या है, 2 √2 है और बटे में √2 है, इतना है। देखिए √2 से √2 कट गया, बचा कितना? 2 बचा, यानी यही हमारी परिमेय संख्या हो गई। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा है, चलिए देखा, सभी को साफ दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या हमें बतानी है। तो देखिए 8 × 8 = 64 और 6 × 36 कैसी है? ये परिमेय संख्या है, अंडरूट से बाहर निकला है। 8 × 8 = 64, 6 × 36 अंडरूट से बाहर निकले, वर्ग में हमारा मिल गया, यानी ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ये कैसे परिमेय संख्या है? हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बी है, कितना है? √81, ये कैसे आ जाएगा? 9 × 81, 9 × 9 अंडरूट में चल रहा है, जोड़ा बना, 9 बाहर आ गई, यानी जो हमारा बी है वो भी एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। √7, देखिए इसे हम कैसे भी हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। √7 है, ये 7 ही रहेगा, ये किसी के पवाड़े में नहीं आता, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे चलिए देख लेते हैं। देखिए 16/9, ये कैसे होगा? 4 × 16, 4 × 4 और 3 × 9, 3 × 3, क्या अंडरूट में आया? कितना आ जाएगा? देखिए 4 का जोड़ा 4 बाहर आया, 3 का जोड़ा 3 बाहर आ गया, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो √7 है, ये सिर्फ हमारी अपरिमेय संख्या है, बाकी जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको बताया था कि जो सिर्फ खुद से कटे, यानी खुद से कटे और एक के पहाड़े से कटे, वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। 9 है, 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में होगा, 3 3 9, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। 15 देखिए,
15 किसके, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 या 5 तियां 15, तो ये भी पहाड़े में आ गई। ये भी हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। आगे 11, 11 किसके पहाड़े में आ गई, 11 सिर्फ 11 के ही पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। चाहे आप पढ़ के सिर्फ देख सकते हैं। और किसके पहाड़े में, एक के पहाड़े में आता है। हमने यही संख्या बताई जो खुद के पहाड़े से कटे या और एक के पहाड़े से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या। 27 को देख लें, 27 किसके, 3 निम्न 27, यानी ये भी हमारी भाज्य संख्या है। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, 11, 11 से खुद से कटेगा और एक के पहाड़े से कटेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक डी का मान शून्य से बड़ा होने पर, विवेचक का मतलब क्या होता है, विविधकर, जिसे हम डी से लिखते हैं। तो किसी द्विघात समीकरण के विवेचक डी का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ये हमने आपको शुरू में ही तीनों हमने नियम बताए थे, तीनों समीकरण हमने आपको बताए थे। तो किसी द्विघात समीकरण के समीकरण के विवेचक डी का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो मूल हमारे कैसे होंगे, तो हमारे मूल कैसे होंगे, एक तो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे देखिए वास्तविक और समान होंगे, ये कब होंगे, जब हमारा डी का मान शून्य के बराबर होगा, 0 होगा। डी का मान कैसा, 0 होगा। तब हमारे मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। आगे देखिए अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक यानी कि काल्पनिक, अवास्तविक और भिन्न और अवास्तविक और असमान, ये सभी हमारे कैसे होंगे, जब डी का मान कितना होगा, 0 से छोटा होगा। डी का मान 0 से छोटा होगा, तब हमारी सी और डी कंडीशन फॉलो करेंगे। ये हमारी कौन सी करेगी, इसमें हमारे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्य क्या होते हैं, जब हम द्विघात बहुपद को हल करते हैं तो हल करने पे हमारा जो आंसर आता है वो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 2 आएंगे आंसर, 3 आएंगे आंसर, 1 आएगा आंसर या फिर 4 आएगा। तो द्विघात बहुपद चल रहा है, यानी हमारे आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे। द्विघात बहुपद जब भी हमारे चलेंगे, द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2 होती है। और द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं या फिर मूल कितने होते हैं, तो वो भी 2 ही होते हैं। वहीं पे त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यांक या फिर मूल कितने होते हैं, तो वो भी 3 होते हैं, ध्यान रखना है। और रैखिक बहुपद में की घात कितनी होती है, 1 होती है। और उसके शून्यांक कितने होते हैं या फिर हल्के लोग कितने होते हैं, तो वो कितने, 1 होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद में सब 2, त्रिघात बहुपद में सब 3 और रैखिक बहुपद में सब 1। बस आपको आसान सा तरीका है, याद रखना है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हों। देखिए फिर से अभी हमने ऊपर ही आपको बताया था कि दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरणों को विविधकर होगा। दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो हमारा क्या होगा, विविधकर होगा। तो हमने बताया था कि द्विघात दोनों मूल बराबर होंगे। डी का मान कैसा होगा, जब डी का मान 0 होगा तो दोनों मूल कैसे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो डी का मान कैसा होगा, बराबर होगा, तब हमारे दोनों मूल कैसे होंगे, 0। जब हम तब हमारा डी का मान जब हमारा 0 होगा तो दोनों मूल कैसे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और ये तो आपको पता ही है, क्या टाइम पर बात करें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी संभावित त्रिभुज होते हैं तो समरूप सर्वांश समानुपाती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी संभावित त्रिभुज होते हैं। संभावित त्रिभुज कैसे होते हैं, जिनकी जो तीनों भुजाएं वो बराबर हों और कोण जो हो वो 60 डिग्री के प्रत्येक कोण हो, यानी सभी कोण 60-60 डिग्री को हों। तो ये हो गया हमारा पहला संभावित त्रिभुज। दूसरा हमारे ये समबाहु त्रिभुज हो गया है। देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, जो देखने में एक जैसे लगे। समरूप का मतलब क्या हुआ, समरूप का मतलब उनका जो चाहे कोई भी बड़ा हो। देखिए हमने बना दिया, समबाहु त्रिभुज ही बनाए, एक हमने छोटा बना दिया एक बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि इनने हमसे समबाहु त्रिभुज के लिए कहा था, हमने छोटा एक बना दिया एक बड़ा बना दिया। अब देखिए समरूप का मतलब क्या हुआ, सभी समबाहु त्रिभुज पूछे गए थे, तो हमने एक छोटा समबाहु त्रिभुज रखा एक बड़ा समबाहु त्रिभुज रखा, क्योंकि हम इनसे सभी पूछे गए थे तो हम हो सकता है छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए हमारा एक छोटा संभावित त्रिभुज है एक बड़ा संभावित त्रिभुज है, लेकिन इनके समरूप का मतलब रूप जो है वो समान है। तो इनके रूप हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, हाँ तो दिख रहे हैं। देखिए ये जैसा ये है वैसा ही इसका भी रूप है। अगर हमने एक त्रिभुज हमने इस तरीके का बना दिया तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। इसका और इसका रूप एक जैसा है, नहीं है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन इसका और इसका एक जैसा रूप है, तो ये हमारे कैसे समरूप त्रिभुज तो है।
यानी ऑप्शन ए तो हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए सर्वांग समत्रिभुज। सर्वांग सम में क्या होता है, इनकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी ये इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए, तब हमारे सर्वांगसम होंगे। लेकिन भुजाएं कैसी बड़ी बड़ी हैं, इसकी भुजाएं छोटी हैं, इसकी भुजाएं बड़ी हैं, यानी ऑप्शन बी तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। समानुपाती ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, डी तो हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी संभावित त्रिभुज कैसे होते हैं, तो सभी संभावित त्रिभुज चाहे वो त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी संभावित त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, हमने आपको शुरू में बताया था द्विघात समीकरण कैसा होता है, जिसकी घात कितनी हो, दो हो। तो इसमें घात दो है, नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत ऑप्शन हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन बी में द्विघात दो है, हाँ है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी में द्विघात है, यानी है। इसमें देखिए दो घात है, यानी ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डी में क्या है, घात तीन है, सबसे बड़ी घात कितनी है, तीन है, यानी ऑप्शन डी जो है वो त्रिघात बहुपद है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी घात जो भी दिख जाए वही घात का बहुपद है। सबसे बड़ी घात क्या है, तीन है, यानी ये हमारा त्रिघात बहुपद है। हमें द्विघात बहुपद चेक करना है, तो हमारा बी या फिर सी में से कोई भी ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए बी जो ऑप्शन है उसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा हल हुआ ही। तो ऑप्शन सी को चलिए हल करते हैं थोड़ा सा। हाँ, ऑप्शन देखिए हमारा एक्स प्लस तीन और बराबर में एक्स स्क्वायर, ये हमारा है। अब चलिए इसे हल करते हैं। एक्स के हमने यहाँ पे गुणा कर दी, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स के हमने यहाँ गुणा कर दी, कितना हो गया, तीन एक्स हो गया, बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर है, इसे हम इधर लिए आते हैं। एक्स स्क्वायर इधर लिए आते हैं, इधर से इधर आएगा, यानी इसका चिन्ह बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर का प्लस तीन एक्स, इधर हम लेके आए प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, बचा कितना, तीन एक्स बचा। कितना बचा, तीन एक्स बचा। अब इसमें देखिए तीन एक्स बचा, इसमें स्क्वायर रह गया, नहीं रह गया, यानी ऑप्शन सी जो है वो भी गलत ऑप्शन हो गया। बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, बस एक दो क्वेश्चन और बचे, बाकी वीडियो समाप्त हो जाएगी। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो m प्लस दो, टू एम प्लस वन, एम टू एम या फिर टू एम माइनस वन। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के दो क्वेश्चन होते हैं, एक सम संख्या का रूप और दूसरा विषम संख्या का रूप, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसी पूर्णांक, पूर्णांक क्या m क्या है, पूर्णांक है, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप हमें बताना है। तो सम संख्याओं का रूप क्या होता है, टू एम होता है। चलिए कैसे होता है बताते हैं। देखिए दो एम है, एम क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक हम रखते हैं। तो एम एम का मान हमने एक रख लिया, क्या हो गया, दो एकम दो। एम का मान हमने क्या रख लिया, दो रख लिया, कितना हो गया, दो दूनी चार हो गया। एम का मान आपकी हमने कितना, तीन रख लिया, कितना हो गया, तीन, तीन दूनी छः हो गया। एम का मान आपके हम कितना रख लेते हैं, चार रख लेते हैं, तो चार दूनी आठ हो गया। देखिए हर बार हमारी सम संख्या सम संख्या सम सम, हर बार हमारी कैसी आ रही, सम संख्या आ रही, यानी सम संख्याओं का रूप के लिए कौन सा हमारा टू एम वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है जो कि विषम संख्या के रूप का पूछा जाता है, तो चलिए उसे भी हम लोग बता देते हैं। तो विषम संख्या के रूप के लिए कौन सा होता है, टू एम प्लस वन होता है। कैसे होता है, तो चलिए इसे भी अब हम बताते हैं। तो दो एम प्लस में वन। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए m का मान हमने एक रख लिया, प्लस वन, कितना होगा, दो एकम दो और एक कितना, तीन हो गया। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, टू एम प्लस वन है, अगर हम आपके कितना, दो रख लें और प्लस में वन, दो दूनी चार और एक पाँच हो गया, कितना है, पाँच है। कैसी संख्या है, फिर भी एक विषम संख्या है। अब की हम कितना रख लेते हैं, तीन रख लेते हैं, दो गुणे तीन और प्लस में वन, तीन दूनी छः और एक सात, फिर से कैसी संख्या है, एक विषम संख्या ही आई। यानी ऑप्शन बी हमारा सॉरी, विषम संख्याओं के लिए हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या पूछा जाएगा, सम संख्याओं का रूप, सम संख्याओं के लिए हमारा टू एम प्लस वन, यानी ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। बताइए सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल है। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती कौन सी है।
तो चलिए इसे भी हम लोग पहले बताते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, जो खुद के पहाड़े से कटे या फिर एक के पहाड़े से कटे। एक नहीं लेना है, एक जो है वो क्या करता है, संख्या को काटने का काम करता है। इसलिए एक जो है वो ना तो संख्या का अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। एक को छोड़ दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, दो हो जाएगी। दो या तो दो के पहाड़े में आता है या एक के पहाड़े में आता है, यानी दो कैसे होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए, दो के बाद तीन आया, तीन किसी के पहाड़े में आता, नहीं आता। भाज्य संख्या कैसे होती है, जो किसी के पहाड़े में आए, किसी से कटे। चार हो गई, चार किसके पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, चार हो गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो और सबसे छोटी भाज्य संख्या चार। अब हमसे कहा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा, यानी इनकी गुणा कर दो। तो दो गुणे चार कितना हो, चार दूनी आठ हो गया। बस हमारा आठ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे जो एमसीक्यूज थे वो समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।